देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन से। यस मैम। ठीक है बेटे, हम लोग जीपी स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन में आने के बाद जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। नहीं हुआ तो तुम लास्ट दिन क्लास नहीं कर पाए ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया तो फिर क्लास अपडेट नहीं की होगी, लास्ट क्लास नहीं करके जाना पड़ा ना। जीपी हुआ है, जीपी स्टार्ट हुआ। 10th नंबर वाला आधा अधूरा रह गया था। 10th नंबर वाला आधा अधूरा रह गया, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चला गया था इसीलिए। ठीक है, तो 10th नंबर को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही बाकी करेंगे। अच्छा देखो 10th नंबर वाला हम लोग का क्या था, एक बार फिर से करवा देते हैं। ठीक है, 10th नंबर में दिया हुआ था द सम ऑफ द सीरीज 1/√3 +1, ठीक है, +1 to 18 टर्म्स। ठीक है, तो फिर ये पहले तो देखो, पहला बात है ये जीपी का है तो फिर जीपी होगा, वो तो मैं पता है क्योंकि जीपी का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में कैसे समझोगे, इसमें कॉमन डिफरेंस है कि कॉमन रेशियो है, वो देख के समझोगे। तो ये जो बना हुआ है इसमें डी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आर कर रहा है, वो चेक करना तो मैंने सिखा दिया। एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म में सेटिस्फाई करेगा तो जीपी होगा, और एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो सब में अगर इक्वल आएगा तो फिर वो हम लोगों का डी होता है। तो ये जीपी है, तो हम सीरीज लिख के दिखा देते। 1/√3 +1 प्लस दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, 3/√3, ठीक है, 3/√3, ठीक है, 3/√3 और 18 टर्म्स, तो ये मुझे ऐड करके दिखाना है 18 टर्म्स तक, और 18 टर्म्स का मुझे एडिशन करके दिखाना है। ठीक है, तो सम ऑफ 18 टर्म्स, तो जीपी का मैंने बोला था दो फॉर्मूला था, लेकिन एक फॉर्मूले से ही हम लोग कर लेंगे, वो भी मैंने डिराइव करके दिखा दिया था क्यों एक फॉर्मूले से काम होता है। तो फॉर्मूला है a इंटू आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ठीक है, अब तुम लोग चाहो तो यहाँ एक बार n लिख सकते हो, बाद में 18 लिख लेना, 18 टर्म्स तक ऐड करना है। तो एस ऑफ 18 a कितना है, a तो जैसे एपी में होता है वैसे ही जीपी में भी होता है 1/√3। r कैसे निकालना है, r का मतलब होता है एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, इससे आंसर आता है √3 टू दी पावर n। n कितना है 18-1 डिवाइडेड बाई 18-1। अब ये कैलकुलेशन करने ही वाले थे हम लोग की, बस जो है लैपटॉप बंद हो गया तो नहीं करवा पाए। तो यहाँ पर 1/√3, अब √3 को 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, वही हम पूछ रहे थे। √3 को 18 टाइम्स बोलो, ये तो बच्चों वाला बात है। √3 का 18 टाइम्स, ये तो 9-10 में सिखाया। √3 का जो और जिन्होंने इंडिसिस किया है उनको तो बोलना ही चाहिए, इंडिसिस এরকম কত প্রশ্ন ছিল √3 থাকলে কি হবে। 1/1 वो तो ठीक है, लेकिन शॉर्टकट क्या है कि √3 अगर 18 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा। ये सब तो बेस है। अरे दो बार √3 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 3 होता है, तो 18 दो बार के लिए अगर 3 होता है तो 1 बार के लिए 3/2 तो 18। ये तो मतलब क्या बोले, 8 9 10 का चीज है। कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, 18 18 आ रहा है, ठीक है। 18 आएगा, 18 टाइम्स करना है, तो दो बार करने से 3, फिर दो बार करने से 3, तो 18 टाइम्स करने से 18 आएगा, तीन नहीं ज्यादा आएगा, ऐसे करके नहीं निकलेगा, देखो ऐसे करके नहीं निकाल सकते। ऐसे √3 इंटू √3 ये हो गया, कैलकुलेटर में निकल जाएगा, दो बार हुआ तो सॉरी ये 3 होगा ना, हाँ ओ अच्छा मैंने गलत लिखा था, दो बार के लिए 3 होता है, हाँ। तो फिर 18 टाइम्स के लिए कितना होगा, 3/2 इंटू 18 करो, 27 होगा शायद। बेसिकली ऐसे कर देते ना, चलो छोड़ो इतना, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल के, और एक भी है मेरे पास ऑप्शन, √3 का मतलब कितना, 3 टू दी पावर हाफ, टू दी पावर 18 कर दो,
ठीक है, वैसे करने में तो टाइम लगेगा, ऐसे कर देते, वैसे भी हो जाएगा, फिर इतना बार करके 18 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ये कर देते ना 3⁻⁹, तो इससे तो जल्दी पता चलेगा कितना होगा। 18 - 1 ये कितना होगा? अच्छा ये 18 लिख दिया क्यों मैंने, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। ये होता है आर। आर कितना है? हाँ मैंने गलत लिखा है ना 18, तो एस ऑफ 18। अच्छा ये कैलकुलेट करके देखो 3⁻⁹ कितना होता है, वो कैलकुलेटर पे बनेगा, मुझे भी नहीं पता, देखो कितना होता है। 19,683। अब उससे 1 माइनस कर देंगे तो 19,682 √3 - 1। अच्छा अब इसका कैलकुलेशन आता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। ये भी देखो जो बचपन में ही हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है, ये कोई नया चीज है नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग √3 + 1 लगाएंगे, ठीक है, नीचे भी हमें क्या लगाना है, ये सर्ट्स होता है, सर्ट्स का सम बोलते हैं, ठीक है। আর বাংলাতে এটাকে আমি জানি না, বাংলাতে তোমরা এটাকে মানে শিখেছো কিনা, আমরা তো মানে বাংলাতে বলে করণী। করণী ক র মূর্ধন্য ঋ সমান। আমাদের 9-10 আমরা ওটাই শিখেছি, করণীর অঙ্ক বলে এগুলোকে। ये जो होता है इसको बांग्ला में वही बोलते हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स, SURTS, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है, तो अगर नीचे √3 - 1 है, मुझे अगर √3 को एलिमिनेट करना है तो फिर माइनस है तो प्लस से मुझे मल्टी, सेम चीजों का सिर्फ प्लस माइनस चेंज करना होता है। अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो अब ये मल्टीप्लाई करते हैं 19,682 इंटू √3 + 1, इसको ऐसे ही रखेंगे, पीछे पेज में पीछे करते ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 19,682 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3, ये लिखेंगे 19,682। ठीक है, देख लो हम डिजिट सही लिख रहे हैं कि नहीं। √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई, और ये जो था ये a+b इंटू a-b में ट्रीट करो। a+b a-b का फॉर्मूला होता है a² - b²। ये भी हम लोग दूसरे चैप्टर्स में किए हो या फिर 7-8 में तो सभी ने किया होगा। √3 + 1 √3 - 1, तो a² - b² कितना होगा, √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखते हैं कितना होगा। 19,682 √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। √3 इंटू ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इसको चेंज करने से 1/2। अच्छा अब ये 2 से इसको डिवाइड करके देख लो कितना आता है, 19,682 और डिवाइडेड बाई 2 9 आएगा। हाँ 9841, तो बच रहा है 9841 √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3, ये आएगा। देखते कौन सा ऑप्शन के साथ जाए। 9841 1 + √3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 24 एंड द फिफ्थ टर्म 81, द सीरीज इज। तो फिर ये मैंने लास्ट एपी में भी सिखाया था, अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन से भी देख सकते हो, सेकेंड टर्म किसका 24 है वही आंसर होगा। बोल तो दिया है, सेकेंड टर्म क्या है 24, हमें पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत ही क्या है। सेकेंड टर्म 24 एक ही ऑप्शन में, किसमें है, ऑप्शन सी में। फिफ्थ टर्म बोल रहे 81 होगा, बस इस पे चेक कर लेते हैं ना, आंसर ऑप्शन सी ही होना चाहिए, या तो सी होगा, और अगर ये इसका फिफ्थ टर्म 81 ना हुआ तो फिर डी होगा। ए और बी तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म मुझे बता दिया 24, तो हम सी पे ही चेक करेंगे, सब पे क्यों चेक करें। 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36 और 54 है। तो सेकेंड टर्म जो बोला था वही दिख रहा है T2, ठीक है। अब हम लोग को बोला है फिफ्थ टर्म जो है वो होना चाहिए 81, तब यही वाला आंसर होगा। अब 81 हो रहा है कि नहीं चेक करके देखते हैं, फिफ्थ टर्म में 81 हो रहा है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो ये अगर एपी है तो एपी में देखो, जीपी है तो जीपी देखो, एपी तो नहीं है, ठीक है, ये जीपी है।
वो तुम लोग कैसे देखोगे, डी आर कैलकुलेट करने से पता चलेगा। ये तो आर में सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे, क्योंकि एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करके देख लो, 24/16 तो आर पता चल जाएगा 3, और ये हो गया 2 8 से डिवाइड करने से, तो 3/2, 3/2, 16 इंटू 3/2 देख सकते हो, 24 आता है, 24 इंटू 3/2 36 आता है, 36 इंटू 3/2 54 आता है। चेक करो कैलकुलेटर में, क्यों नहीं आता, आता तो है। 18 आता है, 18 इंटू 3 54 इंटू 3/2 54 इंटू 3/2 18 इंटू 3 54 ही आता है, ठीक है। तो फिर ऑप्शन सी होगा, अगर नहीं होता तो फिर डी डी पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर में क्या बोला है। 12th नंबर में बोला है द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 720, द नंबर्स आर। तो जब हम लोगों ने जीपी स्टार्ट किया था तब ये भी बताया था, सेम ऐसे एपी में भी किया था, कि अगर 3 नंबर जीपी में है तो ये वैसे ऑप्शन से ही कर लेंगे, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाने का जरूरत ही क्या है, हम लोग को बोला है कि 3 नंबर जीपी में है और उसका टोटल करते हैं तो इतना, प्रोडक्ट करते हैं तो इतना, नंबर क्या क्या है, तो ये सब तो नंबर का ही ऑप्शन है। तो कौन सा नंबर देखो जो कि जीपी में है, सारे ऑप्शन से चेक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3 27 और 9, देखते हैं ये जीपी में है कि नहीं। चलो तो फिर 3 इंटू कितना करने से 27 आएगा, 9, 27 में 9 करेंगे तो आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये आंसर मेरा क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। बी में देखते हैं 9 3 27, ये भी नहीं होगा शायद, फिर भी देख लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं। 9 में 1/3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 27 तो आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी आउट, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या बोला है, 3 9 और 27, अगर ये ना हुआ तो फिर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3, ये तो हो रहा है, तो जीपी तो हो रहा है। अब हमें चेक करना है कि बाकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, की बोल रहा है कि टोटल करने से कितना आना चाहिए 39, चेक करो ये तीनों चीज टोटल करने से 39 होता है कि नहीं, बच्चे। तो 39 और एक बोला है मल्टीप्लाई करने से कितना, करके देखो कितना आता है, चेक कर लेंगे। 27 इंटू 27 729, तब ठीक है। तब फिर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो गया। अच्छा नेक्स्ट बोला है इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म 27/8 द मिडिल टर्म इज, बोल रहा है कोई एक सीरीज जीपी में है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो पहले थ्री टर्म्स का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वो 27/8 है, और मिडिल टर्म उसका बोल रहा है कौन सा होगा, ये सब में से कौन सा होगा, ठीक है। चलो देखते कैसे करके कैलकुलेट होगा। तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखो हम लोग को बोला है 3 टर्म है जीपी का, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं T1 T2 T3, या फिर और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ए आर, और क्या हो जाएगा ए आर स्क्वेयर, ये होता है जीपी का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ए आर स्क्वेयर, ए आर स्क्वायर, ये होता है जीपी में, ठीक है। अब हमें बोला है सम ऑफ थ्री नंबर्स, सॉरी ये वाला, इन्हें जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म 27/8, तो अगर हम लोग ये लिखते हैं a इंटू ए आर स्क्वायर, ये लेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा ना, T1 T2 T3 लोगे तो कुछ तो आंसर नहीं आएगा, कुछ तो सॉल्व होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करके बोल रहा है कितना दिया हुआ है 27/8, हम लोग को बोला है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मतलब कौन सा निकालने बोला है T2, यानी कि कौन सा ए आर, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व करने से कितना आएगा ए क्यूब आर क्यूब, ए आर का होल क्यूब हो जाता है इसका मतलब, तो 27/8 मतलब कितना होगा 3/2 का होल क्यूब, तो ए आर मतलब 3/2, वही तो पूछा था, मुझे पूछा था मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मेरा जो है वो ये होगा, तो मिडिल टर्म जो कि ए आर होता है उसका आंसर हो गया है 3/2, 3/2 हो जाए, ये डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करने से आएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर में, देखो क्या बोला है, बोल रहा है इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, अगर हम लोग सेविंग्स कैसे कर रहे हैं, 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे,
4 पैसा द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन। मतलब पहले दिन कितना सेविंग्स किया, 1 पैसा, ठीक है। उसके बाद कितना किया, 2, फिर कितना किया, 4। ऐसा क्वेश्चन में बोला है एंड सो ऑन, तो इसके बाद वाला कितना होगा, 6 होगा। 8 से +2 होले 3 होगा। 3 2 2 तो ये कितना होगा, ये होगा 6 होगा। 6 होगा। इंटू 2 करने से कैसे 6, अच्छा 8 8 होगा नहीं। सॉरी अगर तुम लोग 6 करते हो तो फिर ये 2 ऐड हो रहा है ना तुम लोग के हिसाब से, तो 2 ऐड करने से तो 2 पैसा हो थोड़ी ना होता है, 3 पैसा होता है। तो ये इससे पता चलता है कि ये जीपी है, मतलब 2 गुना करके हम लोग सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एंड सो ऑन में ये आ गया, और इसके आगे भी लिखेंगे तो 16, फिर उसके बाद आएगा 32, 32 का 64, 64 में फिर ऐसे करके जाएगा। जो भी हो, कंफर्म हो गया कि जीपी सीरीज है। अब बोल रहा है कि देन द टोटल सेविंग्स इन 2 वीक्स विल बी, मतलब 2 वीक्स मतलब कितना डेज, 14 डेज। 14 डेज हो जाने पे अगर इसी तरीके से सेविंग्स कर रहे हैं तो टोटल सेविंग्स पूछा है, तो जीपी है ये तो कंफर्म हो गया। तो हमें जीपी का क्या निकालना है, टर्म सम क्या निकालना, टर्म निकाल 14 टर्म निकालेंगे, टोटल सेविंग्स सेविंग्स निकालना है ना, सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। टर्म तो हम चाहे तो इसके बाद लिखते जाए तो 14th नंबर टर्म मिल ही जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। थोड़ा मेहनत करोगे कैलकुलेटर पे तो भी तुरंत निकलेगा, इंटू 2 2 करोगे। हमें पूछा है कि 14 दिन में कितना सेविंग्स हो जाएगा, मतलब एस ऑफ 9 निकालना है, तो सॉरी एन निकालना है, और एन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। मतलब मुझे 14 डेज तक का ये वैल्यूज को ऐड करके आंसर निकालना। तो यहाँ पर ये देखो 2 वीक्स, ये लिख देते हैं, 7 + 7 यानी 14 डेज। तो 14 दिन में कितना पैसा जम गया वही तो देखना है। 14 दिन ऐसा पैसा रखने के बाद चेक करोगे कि कितना पैसा जम गया। तो ये हो गया, ए फॉर्मूला एक ही है, r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1। तो एस ऑफ 14, ए कितना है 1, आर कितना है, ये जो नीचे इतना मल्टीप्लाई लिखे ये सभी आर 2, टू दी पावर एन मतलब 14 -1 और आर मतलब फिर से 2 -1, तो 2 टू दी पावर 14 देखो कितना होता है कैलकुलेटर में, और 2 -1 तो 1 हो जाएगा, तो फिर ऊपर का जो वैल्यू -1। 16,380, अच्छा 84 -1, -1 कौन हुई तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 1 कैंसिल, 16,384 पैसा, ठीक है, ये पैसा हुआ है। और हम लोग को आंसर दिया हुआ है रुपीज में, ठीक है। तो फिर ये इतना पैसा मतलब कितना रुपया, 1 रुपए में कितना पैसा होता है, हाँ, तो फिर 100 से क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो देखो कितना होगा 160.84, ठीक है। अब रुपीज में है तो मैं रुपीज नहीं आंसर, ओ 83 हो जाएगा, 83 होगा, मैंने वो 1 माइनस उस पे नहीं लगाया, ठीक है। तो 163.83 हो जाएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी। अच्छा, उसके बाद 14 के बाद ये 15 16 थोड़ा अलग है, और जो कि एमसीक्यू के लिए थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको लास्ट में करेंगे हम लोग, पहले 17 नंबर करेंगे, क्योंकि अभी ये करवाने बैठेंगे तो सबका दिमाग खराब होगा, ठीक है। ये बताएंगे धीरे धीरे कि कैसे करके होगा। 17 पहले आसान वाला सारा कर देते हैं। 17 नंबर में देखो क्या बोला है, वो याद रखो, नोट डाउन करके रखो, जो भी हम स्किप कर रहे हैं वो करवा देंगे। इसमें बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ ए जीपी इज 244 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, तो सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स को कैसे बोलते हैं, एस 20। और बोल रहा है ये कितना है 244 टाइम्स है, मतलब 244 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फर्स्ट 10 टर्म्स सम होगा एस ऑफ 10, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस ऑफ 20 इक्वल टू 244 टाइम्स, मतलब उतना गुना होता है, ठीक है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हम लोग को रिलेशन जो बोला है वो बोला है एस ऑफ 20 का वैल्यू एस ऑफ 10 के वैल्यू का कितना टाइम्स है, मतलब कितना गुना है, माने कत गुण,
वही बोला है ना, तो ये हो गया। ये तो जैसे क्वेश्चन में बोला है मैंने, इसी वजह से इसको ऐसे लिखा है। ये कोई रूल्स वूल्स नहीं होता है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा मैंने लिखा है कि इसका मल्टी। और वैसे भी नॉर्मल बात है, एस 20 ऑब्वियसली ज्यादा होगा एस 10 के साथ। अगर कोई सोच रहा है कि 244 किधर जाता है मुझे नहीं समझ में आता है, क्यों नहीं समझ में आएगा? एस 20 और एस 10 को बराबर करना है तो सोच के देखो ना, 20 टर्म का एडिशन और 10 टर्म का एडिशन कौन ज्यादा होगा? 20 टर्म्स ही ज्यादा होगा। तो फिर ये जो गुना है वो फिर इधर ही लगना चाहिए, तब ना जाके बराबर होगा। तो इसमें नॉर्मल बात है, समझने वाला। द कॉमन रेशियो पूछा है, मतलब आंसर किस चीज का पूछा है? कॉमन रेशियो जीपी में किसको बोलते हैं? आर को बोलते आर। आर ठीक है। तो ये हैं। हमें ये जो 244 जो है, हम्म, ये 20 से, मतलब ये 244 इंटू S10 है, तो ये S20 से छोटा है। अच्छा हाँ, ठीक। छोटा तो होगा ही। 10 टर्म का एडिशन और 20 टर्म का एडिशन छोटा नहीं होगा? अगर तीन, मैंने बोला 3 टर्म ऐड करो सेम सीरीज का। मान लो ऐसा सीरीज है 2 4 8 16, ये देखो ना 2 2 करके मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने बोला 3 टर्म का एडिशन करो और एक बार बोला 4 टर्म का एडिशन करो, तो कौन ज्यादा हो? इसलिए 4 टर्म ही तो ज्यादा हो। तो उसके साथ तो मैम 244 इंटू है। मैंने कहा अपने आप से इंटू किया, क्वेश्चन ही तो बोल रहा है कि उसका उतना गुना है। अपने आप थोड़ी ना, वही तो मैंने बोला पहले ही, मैंने सब बोल दिया। मुझे पता है ना दिमाग में क्या क्या आ सकता है, कि पहले ही मैंने बोला। ऐसा मत सोचो कि मैंने अपने आप कुछ 244 लिख दिया, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ए क्या होगा? A × R⁻20 - 1, R-1 हम सब बोल देते, ठीक है। एक बार थोड़ा कंसेंट्रेशन के साथ सुनोगे? कंसेंट्रेशन हटा देते हो तुम लोग, यही तो प्रॉब्लम हो जाता है। हटाओ ना जितना इच्छा, लेकिन जितने देर क्लास में हो कम से कम उतना तो करो। घर पे जाके तो पढ़ोगे नहीं, कम से कम यहाँ पढ़ लो। तो फिर घर पे जाके करो जो करना। अच्छा, दोनों साइड से क्या हटा सकते हैं? क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं? A//, आर आर इंटू R-1, ये दोनों दोनों साइड से हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? R⁻20 - 1, 244 इंटू R⁻10 - 1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? एनी आइडिया? तो इसको तो अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ये इधर नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 244। अब ऐसा क्या करें कि इसको सॉल्व कर पाए? तो 20 को क्या लिख सकते हो? 10 10 2। 10 to the power 10 होने से 100 हो जाएगा। 10 to the power 2 तब जाके होगा, ठीक है। और ये हो गया R⁻10, इसको जैसा है वैसा रहने देंगे। अब ये, इसको तो हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, उसमें तो चेंज नहीं होगा। 1 लिखो या 1 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? A² - B²। अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले किसी एक क्वेश्चन में यूज भी A किया। प्लस बी माइनस ए माइनस A+B इंटू A ए, प्लस बी इंटू A माइनस, ठीक है। तो A R⁻10 और B1 ऐसे हो गया। फिर R⁻10 - 1, अब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचा क्या? 244। अब ये कितना हो जाएगा? उधर 1 माइनस कर लो, 243। अब बता सकते हो किसका पावर? कुछ ऐसा 243 कितने के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अपना कैलकुलेटर लो और चेक करो कि कितने के पावर में हो सकता है। देखो मुझे तो पता होता है, हम बता देंगे, लेकिन तुम लोग एग्जाम में कैसे चेक करोगे? 2 मल्टीप्लाई कर करके देखो 243 आता है कि नहीं। नहीं आता है तो 3 में देखो, किसी में आता होगा, चेक करो किस में आता है। 2 to the power 10 तो 2024। जिससे डिविजिबल होगा उसी से ये हो जाएगा। सोचो कितने से होगा। 243 ऐसे ओरली तो नहीं कर पाओगे, अगर याद होता है तो ही ओरली पॉसिबल है, नहीं तो करके ही देखना पड़ेगा। मैम 3 से डिविजिबल है। हाँ, 3 to the power, 81 क्या है? नहीं बहुत ज्यादा हो। ज्यादा हो जाएगा। 3 तो to the, इसको कैसे निकालें? इसका भी तरीका था है। ये तो सिंपल। कैसे था? 2 the power मतलब 3। अगर देखो 2 को मल्टीप्लाई किया, देखो क्या देखना चाहिए। डिविजिबल देखना चाहिए पहले। अगर लाइन बाय लाइन ही करते, कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते, कितना है कितना देखना है। 243 मेरा कितना आ गया? 256। और इसके आगे वाला कितना आया था? मतलब 256 के जस्ट आगे का टर्म कितना आया था? ये। तो फिर एक्चुअली 2 वाले पावर में वो वैल्यू है ही नहीं जो हमें चाहिए। तो अब नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाओ, किस में देखोगे? 3। तो हम तो बोल रहे जस्ट ये देखो ना, उतना दिमाग मत लगाओ तो भी चले।
आया, ठीक है। तो 3 टू दी पावर 5 में आया, तो इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, तो 3 टू दी पावर 5 में आ जाएगा। अब इधर भी मुझे 10 को 2 दी पावर 5 में लिखना चाहिए, ताकि दोनों साइड से बैलेंस करके हम लोग कुछ निकाल पाए। तो 8 टू दी पावर 10 को हम 2 दी पावर 5 में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखें? पावर अंदर और बाहर करके लिखेंगे ना। देखो एटलीस्ट जिन्होंने इंडिसेस किया उनसे तो एक्सपेक्टेशन करते हैं, और इंडिसेस तो आजकल 7-8 में भी सिखाया जाता है। एलजेब्रा जब भी सीखते हैं तो सिखाया जाता है। सीखते तो मैं है मैम, लेकिन कभी समझते नहीं। हाँ, वो क्या करें। प्रॉब्लम ये है, इसका यूज जानना जरूरी है। अच्छा, कुछ भी खा लोगे बिना सोचे समझे, ऐसा होता है तो आप- पढ़ाई क्यों बिना सोचे समझे करोगे? वही तो मैं नहीं समझ रहा। वो लोग कितना कितना लिखे 10 को, एक पावर में 5 तो रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो दोनों साइड से एलिमिनेट करेंगे। एक तो 5 कंफर्म है, तो दूसरा क्या लिखे कि वो 10 हो जाए? बोलो, ये तो हम अगर 1-2 के बच्चे को भी क्या? पूछेंगे तो वो बोल देगा। क्या मैम? करना क्या है यहाँ पर, अगर मुझे क्या लिखने से हम आर का वैल्यू निकाल, तो ये 5 तो है नहीं, ये 10 है, तो मुझे और क्या लिखना चाहिए ताकि, तो फिर ये क्या है, ये अगर हम एक छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तुम लोग से जल्दी जवाब देगा। शायद उसको कुछ भी ना समझ में आए, फिर भी बोल देगा 5 और 10। नहीं। बोलो आर, आर बताना है। आर क्या होगा? आर बताना है ना, कॉमन रेशियो। ये तो आर स्क्वायर आया है। 9 नहीं, 6। ये रूट हो जाएगा, रूट 9 कितना बार सिखा है, पावर चेंज होने से उसका ये चेंज हो जाता है। अगर 2 है तो 1/2। अच्छा, क्या हम तो कंफर्म कर रहे हैं, अगर कोई छोटे बच्चे को लेके आएंगे और उसको एक बार बताएंगे तो कुछ कुछ तो सही तो बताएगा। तो 9 हो जाएगा। कैसे 9 हो जाएगा? 1/2। √3 होता है माने, अच्छा समझ गया। मतलब तुम लोग ये नहीं करते हो, ए स्क्वायर अगर 16 है तो ए का वैल्यू तुम लोग +-4 नहीं लिखते हो। 3 होगा, वही तो बोले तो। एक काम करो, चलो गाय भैंस लेके चलो मैदान में, वही ठीक रहे না। আমার স্যার তো আমাকে এরকমই বলতো, যদি কিছু না পারে বলতো তুই গরুই চড়া, ওটাই তুই পারবি ভালো। ये लेकिन सिर्फ √3 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका प्लस माइनस होता है, क्योंकि +3 ये मैंने स्पेशली इक्वेशन में बता भी दिया। तो वैसे भी वो नॉर्मली पता होना चाहिए, ये चीज कोई हायर लेवल का तो है नहीं, फिर भी मैंने इक्वेशन चैप्टर में ये बताया था क्यों होता है, क्योंकि -√3 इंटू -√3 भी 3 होगा, +√3 इंटू +√3 भी 3 होगा, इसीलिए ये लिखना जो है परफेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होगा, देखो सिर्फ √3 और क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस। अब अगर कोई इस पे टिक करके आएगा तो फिर तो गलत हो। हम लोग मेहनत नहीं करते, यही है। समझते नहीं है मेहनत। समझोगे भी नहीं, क्योंकि उसको समझने का इंटेंशन में देखो, अभी क्लास मिस हुआ, क्लास अपडेट किए, अब ये समझाने वाला बात है, बोलो। तो मतलब कितना कंसंट्रेशन है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। नो पेन नो गेन। मेहनत तो हम गधा भी करता है। हाँ तो सिर्फ शेर का होता है। फिर भी अगर दिमाग का जरूरत नहीं, अगर मेहनत करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही लोगे। गधा भी काम आता है, ऐसा नहीं है नहीं यार, गधा का भी बहुत सारा काम। पहाड़ों पे जितना भी चीज जाता है ना ऊपर, कश्मीर में वो अमरनाथ, वहां तो गए हैं, देखे हैं, तो वहां सारा चीज गधे से ही लेके जाया जाता है, सिलेंडर से लेके खाना, सारा चीज जो है वो गधे से ही होता है। घोड़ा वगैरह वहां नहीं, वो छोटा सवारी चाहिए होता है, मतलब घोड़ा से नहीं जाता। हाथी भी तो। हम्म? क्या? हाथी? वो रास्ता हाथी जाने लायक नहीं है, बर्फीला है। Sum of the series 1 plus 3 plus 9 plus 27 is 364, the number of terms. बोलो। सम बता दिया है, 364 किस चीज का आंसर बताए, वो तो इंग्लिश पढ़ के बताना पड़ेगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन। 364 क्या है? ये टर्म्स। टर्म टर्म नहीं है। 1 plus 3 plus 9 plus वोटर की। बोल तो रहा है सम ऑफ द सीरीज, सम मतलब क्या होता है?
अब हम ये थोड़ी ना सीख लेंगे। हाँ, तो क्या दिया हुआ है 364 का मुझे एस एन टी एन ऐसे बताओ ना, हम तो मैथ्स करवा रहे हैं ना, मुझे ऐसे बोलो कि ए। अब तुम लोग बोलो कि टर्म का मतलब तुम टी मानेंगे ना, ये टी है कि एस है? टी है। किस टी? एस है। क्या लिखा हुआ है इसके आगे इंग्लिश? सॉरी। अब इसमें क्या समझा है बोलो? 364 इंग्लिश का क्लास तो हम प्रोवाइड नहीं करते, वैसे मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, काम चलाने लायक है। सम ऑफ द सीरीज जो है वो 364 है। द नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या पूछा है? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या पूछा है? एन 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 पूछा है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितना सारा टर्म्स है, तो वो तो एन होता है। तो अब ये फॉर्मूला क्या होता है एस एन का? एक ही तो फॉर्मूला है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। ए कितना है वो तो क्वेश्चन बताएगा, बोलो ए कितना? वन हो गया। r आर है एनी टर्म बाई प्रीवियस टर्म मतलब 3। n को n ही रखेंगे क्योंकि वही तो ढूंढना है, नहीं पता, नीचे हो जाएगा r। r मतलब तो एस एन तो पता है कितना 364। ये वन को हटाते 3n माइनस वन, और 3 माइनस वन कितना हो गया 2। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 8। अब इसको चेक करो कितने का पावर में चेक करोगे, क्योंकि इधर 3 है तो कॉमन बात है कि 3 से ही पहले चेक करोगे, उसी से जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो आंसर आना भी इम्पॉसिबल। कितने 3 टू दी पावर कितना करने से आएगा? 3 टू दी पावर 3 करने से आएगा। 3 टू दी पावर 327 होता है, वो तो हम ओरली करें। 3 3 9 3 27 ना। हाँ, इतना कम में कैसे आएगा? अरे कैलकुलेटर पे देखो ना, अगर ओरली तो हम भी नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेटर से तो दिख ही सकता है। एक टूल का इस्तेमाल समझ क्या मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं? अरे नहीं मैम, जो हम जो बोले ना कि जैसे 3 से डिविजिबल होता है तो 3 बार में हो रहा है, डिविजिबल मत देखो, देखने का जरूरत नहीं इसमें। तो 3 3 3 मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा ना, डिवाइड करके चेक कर। बार में समझ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सिंपल मल्टीप्लाई करने से ही तो आंसर आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी बोला है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया, बोला कि 3 नंबर अगर जीपी में है उसका मल्टीप्लीकेशन करने से 729, और बोला है सम ऑफ द स्क्वायर 819 द नंबर्स आर। तो पहले तो ये देखो कि ये सारे नंबर्स में से कौन सा नंबर जीपी में है, फिर बाकी क्राइटेरिया लगाएंगे उसके ऊपर। सी, अच्छा सी नंबर जीपी में है, ठीक है। चलो हम एक बार ए से दिखा देते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आता है। 9327 ऐसा हम लोगों ने सेम किया ना अभी थोड़ी देर पहले था, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ था क्योंकि ये देखो 1/3 हुआ था, इस पे 1/3 लगाने से 27 नहीं आता है, ऑप्शन ही हटा दिया। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, बी में बोला है 27 3 और 9, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, देख लो। इसमें 1 कितना हो जाएगा 9, और इसमें 1/9 करेंगे तो 1/3 इंटू 1/9 मतलब 1/3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बना, ठीक है। सी में हो जाएगा, सी में देखो 3 9 27 ये बनेगा, 3 9 और 27, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3। ये होने के बाद बाकी चीज हमें चेक कर लेना चाहिए कि बाई चांस आंसर नन ऑफ दिस ना हो। जैसे बोला है 3 नंबर का प्रोडक्ट 7 to 9, ये पहले भी प्रोडक्ट तुम लोगों ने निकाला था, सेम क्वेश्चन था, इसका आंसर आया था मुझे याद है 729, ठीक है। और बोला है सम ऑफ स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर 27 स्क्वायर। ये तो देखो इंग्लिश पढ़ के समझना पड़ेगा। सम ऑफ स्क्वायर मतलब ये सारे टर्म्स का स्क्वायर का सम। अब ये है 981 और 27 का स्क्वायर, अच्छा टोटल 899 अच्छा 819 0, ठीक है सर 819, ठीक है। ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन है हमारे पास। बाई चांस अगर ये क्राइटेरिया में से कुछ फुलफिल नहीं हुआ, जो कि चांसेस कम होता है, फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर ऑप्शन डी देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बार चेक कर लेना जरूरी होता है कि उससे आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।
फिर बोला है द सम ऑफ द सीरीज टू एन टर्म्स, क्या निकालने बोला है पहले वो बताओ, वो तो तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। एस निकालने, सम का मतलब ही टोटल होता है, टोटल मतलब यहाँ पर एस होता है, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, दोनों में ही तो एस से डिनोट होता है। सम ऑफ द सीरीज बोला है टू एन टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स तक का सम निकालने बोला है, एस ऑफ एन तक। एस ऑफ एन का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ऐसे लिख के ही याद होता है, जितना बार लिखोगे उतना याद होगा, और नहीं तो फिर कितना आ रहा है बोलो, ए कितना है, A1 आर, आर टू हो जाएगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन, तो वन, टू द पावर n माइनस वन, ये हो ही गया, बस इतना ही। देख लो ऐसा ही कुछ आंसर होगा, नहीं है तो ना नोटिस, ऑप्शन ए। अच्छा, ये बन गया। अब देखो बोल रहा है द सम ऑफ द, अच्छा इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोल दिया 5 टर्म्स का एडिशन, मतलब एंड कहाँ पर होगा, स्टार्टिंग 1 से है एंड 5 तक होगा, लेकिन मैंने बोला कि ऐसा टर्म जिसका कोई एंड नहीं है, जैसे ये वाला देखो, यहाँ प्लस देने के बाद डॉट डॉट करके कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और बोला भी है अगर कोई जीपी कैसा है, इनफाइनाइट टर्म तक है, मतलब इसके बाद का चलता जाएगा सेम प्रोसेस में, मतलब कैसे, वही इंटू आर इंटू आर करके चलता जाएगा, तो क्या होगा, तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, पहले एक बार फॉर्मूला लिखवा दे। यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तुम लोग लिख लो अपने कॉपी में, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ये लेकिन जीपी के लिए ही होता है, एपी में ऐसा कोई सीरीज नहीं होता है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, ये इंफिनिटी का साइन होता है, ये ऐसे करके हम देते हैं, तुम लोग कैसे देते हो, ये ऐसा होता है, ठीक है, तुम लोग जैसा देना चाहो दे लो। ये हो गया, ये फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, और ए और आर क्या है, जो जो बाकी कंडीशन में ए और आर होता है वो यहाँ पर भी सेम है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म वन वन रहेगा फॉर्मूले में, और आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें करना है। तो अब हमें एक क्वेश्चन दिया, अब क्वेश्चन में अगर सीधा सीधा बता दे कि इनफाइनाइट टर्म है तब तो ठीक है, ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन ना बताए तो फिर क्वेश्चन देख के समझोगे, कैसे देखोगे कि क्वेश्चन में देखो प्लस लगा के डॉट डॉट के बाद कुछ नहीं बोला है, जैसे बोलना चाहिए ना टू एंड टर्म्स, मतलब उसका एक एंडिंग है, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट चलता जा रहा है, तो अब लगाओ कैसे होगा, तो हमें इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाना है जो भी सिखाया, ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, तो ए कितना है, हाँ, और आर, आर निकालना है एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, आर तो अपने हिसाब से निकलेगा, तो एनी टर्म माइनस टू लेना पड़ेगा, टू मत लिख दो तब गलत हो जाएगा, टर्म में जितना है उतना ही ना लिखेंगे, अगर माइनस टू है तो माइनस टू ही लेंगे, और डिवाइडेड बाय 14, तो कितना होता है माइनस वन बाई सेवन, अगर कोई वन बाई सेवन लिखेगा उसका आंसर अलग आ जाएगा, ये हो गया 14 प्लस वन बाई सेवन, अच्छा ये 8/7, तो कितना हो जाएगा, देख लो कितना आता है, मल्टीप्लाई करके देखो कितना है, अच्छा मैंने ये गलत लिखा क्या, नहीं ठीक है, हाँ बोलो कौन से, 0.75, 12.25, आगे जो भूल लिखी दी इसको क्या, एक मिनट देखते हैं, मैंने कुछ गलत लिख दिया, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म सही तो लिखा, আর আমি কি অন্য অঙ্কে লিখে দিলাম, না তো ঠিকই লিখেছি, 14 মাইনাস টু, 2/7 মাইনাস 2/49, এনি টার্ম মাইনাস টু, ও এখানে আলাদা, ও আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে 12.25, हाँ ठीक है, मैंने ना दूसरा वाला आंसर देख लिया इसके साथ इसीलिए, हाँ तो इसमें से बोलो कौन सा जाएगा, देखो सी तो नहीं होगा, ठीक है, कौन सा जाएगा, बी, क्योंकि 12 तो 1/4 को डिवाइड करके देख लो इतना आ जाएगा, तो फिर ये कितना जाएगा, बी जाएगा, ठीक है, मैंने सेकेंड वाला आंसर देख लिया इस वजह से मैच नहीं कर पा, 12.25 हो जाएगा, अच्छा अब से 22 वाला सेम है, निकाल के देखो, 22 निकाल के देखो सेम, है, कैलकुलेट करके करते
वही इनफाइनाइट ही बोला, देखो कॉमा, अच्छा कॉमा कहाँ पर है वो नहीं दिया है ना, 1 कॉमा है -1/3, कॉमा +1/9, कॉमा -1/27, ऐसे करके है, लेकिन वो दिया नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है वैसा ही है, हाँ वैसा ही है। ये यहाँ पर कॉमा कॉमा यूज करना है तुम लोग को, कॉमा फिर यहाँ पर कॉमा फिर यहाँ पर कॉमा फिर यहाँ पर प्लस दे दिया है तो प्लस से प्लस, तो दिया है तो सम निकालना है, इसीलिए प्लस दिया, वो प्लस माइनस में माइनस हो जा रहा है। प्लस नहीं लगता है। कॉमा के साथ प्लस कैसे, Operator- कॉमा मतलब इंडिविजुअल नंबर बता रहा है, प्लस मतलब वो सारे नंबर का एडिशन, तो नंबर क्या है, पहला नंबर +1 है, दूसरा नंबर -1/3 है, तभी तो प्लस माइनस में माइनस होगा ना। तो इसीलिए वैसे लिखा हुआ है, कॉमा नहीं दिया हुआ, लेकिन खुद को समझना पड़ेगा कि नंबर क्या क्या वैसे भी नहीं लगेगा। लगा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, अगर टर्म के हिसाब से थे, पहले वाले में तो लगाया था, यहाँ नहीं लगाया, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ लगाया था, फिर बोला इसका सम बताओ, तो हम लोग दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगर मैंने बोला कि 2 3 4 का सम बताओ, तो 2,3,4 भी बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 + 3 + 4 का एडिशन बताओ, क्यों नहीं बोल सकते। सी है 0.75, सही बात, सी हो। एस इंफिनिटी, ठीक है, बता दिया इनफाइनाइट टर्म है तो वही लेना पड़ेगा, तो ए कितना है +14, ठीक है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है ओ अच्छा ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर भूल गई, अच्छा ये 1 है, सॉरी वो दूसरा वाला क्वेश्चन, ये 1 है, ये 1, और आर एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म में तो एक 1 है, एनी टर्म में हम लोग ले लेंगे -1/3, तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा वही -1/3, तो यहाँ पर लिखो -1/3 और ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 4/3, 3/4, 3/4 है तो 0.75 होगा फिर, अच्छा 3/4 पे 0.75 हो रहा है, मतलब ऑप्शन हम लोग का सी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन करके क्या हुआ ना, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, एस इंफिनिटी ये वाला होता है, क्योंकि है तो वैसे आसान, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं फॉर्मूला, लेकिन काफी सारा चीज हो जाता है तो याद रखने में टाइम तो लगेगा। अच्छा फिर देखते हैं, देखो बोल रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट 1 + 2 + 4 + 8 + विल बी 8191, इसका मतलब क्या बोल रहा है पहले ये समझो, बोल रहा है मतलब इंग्लिश को समझने का कोशिश करो, बोल रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन, कितने सारे टर्म्स, नंबर मतलब कितने सारे, ठीक है, कितने सारे टर्म्स हमें लेना है ताकि 1 + 2 + 4 + 8 ऐसे करते जाए तो हमें कितना मिल सकता है, विल बी का मतलब कितना मिल सकता है 8191, तो ये 8191 क्या बता रहा है एस, ठीक है, यही है, देखो थोड़ा इंग्लिश बेटर करो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इंग्लिश को थोड़ा समझना पड़ेगा ना कि क्या बोला है, अब ये क्या है ये क्या है नहीं समझ में आएगा तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फिर तो कंफ्यूजन होता है। तो हमें एस एन दिया हुआ है कितना 8191, ये क्वेश्चन में गिवन है, अच्छा तो निकालना क्या है बोलो तो एन, ठीक है, एन कितना है, कितना सारा एन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एस एन लिख लिए। अच्छा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा क्या ये जीपी है, वैसे तो जीपी है, जीपी का ही हम लोग एक्सरसाइज करें, वैसे ये जीपी है, देख लो 1 × 2 2 × 4 4 × 2, ठीक है, a r/8 - 1 ठीक है, 8191, ए कितना है यहाँ देखने से पता चलेगा 1 है, आर 2 है, एन एन रहेगा, फिर 2 - 1, 8191 1/1, ठीक है, तो 8191 = 2 ⁻n - 1, ठीक है, अब ये 1 इधर लेके आओ तो 8191 + 1 है, बोलो है 8192 2 ⁻n, ठीक है। अच्छा अब इधर 2 है बेस में, तो मुझे चेक करना चाहिए कि 2 से ही आंसर आएगा, नहीं आएगा तो फिर आंसर कैसे निकलेगा, दोनों साइड से 2 एलिमिनेट नहीं होगा, तो क्या करना है सिंपल कैलकुलेटर लेना है, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 में आ जाएगा 2 टू दी पावर 13। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 13। तो हमें यही तो पूछा था कितने सारे टर्म्स हो गए, फिर मतलब ये जो एडिशन स्टार्ट हुआ था 1 प्लस समथिंग समथिंग, ऐसा करके कितने तक ऐड करेंगे, अगर 13 टर्म बना के ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8191, यही पूछा था। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं 24। बोल रहा है 4 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972। ठीक है, 4 और 972 के बीच में कितने सारे जियोमेट्रिक मीन जा सकता है। तो देखो कैसे हुआ, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, 4 है और इधर 7 to 9 दिया हुआ है। ठीक है, नहीं 972 दिया हुआ है, पता नहीं इसको गलत 972 दिया हुआ है। अच्छा हमें इंसर्ट करना है 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 मेरा क्या है, यही मेरा T1 है और यही मेरा A है। चाहो तो इसे S1 भी लिख सकते हो, बाकी इसमें वो नेसेसरी नहीं है। अच्छा, अब ऑप्शन से काम चल सकता है या फिर फॉर्मूले से भी चल सकता है, ऑप्शन से भी चला सकते हो। तो अगर 12 पहले कौन सा ऑप्शन होगा बोलो तो, जो जीपी में रहेगा वही ऑप्शन मेरा होगा, क्योंकि जियोमेट्रिक मीन तो ये पूरा जीपी सीरीज होना चाहिए। अब इसमें देखो कौन जीपी में है, वही तुम लोग का आंसर। जैसे हम ऑप्शन ए लिख लेते हैं 12 36 108 324, 12 36 108 और 324। तो 12 इंटू 3 करने से आई थिंक 36 होता है। हाँ 36 में 3 लगाएंगे तो 108, 108 में 3 लगाएंगे तो 324। अब इसमें 3 लगाने से अगर 972 आया तो हम लोग आ रहा है। ठीक है, और इसके आगे वाला कैसे निकालोगे, डिवाइड करोगे। मतलब या तो डिवाइड करो या तो 4 लगा के चेक करो ना। अगर डिवाइड करना नहीं आता है तो 4 लगा के चेक करो, 4 इंटू 3 12। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। एक तो ये तरीका है। दूसरा 972 कितना नंबर टर्म है, अगर ये T1 है और मिडिल में 4 है तो ये कितना नंबर हो जाएगा 5। ये T5, T5 का मतलब क्या होता है, A R टू दी पावर 4 होगा। ठीक है, A कितना है, डिवाइडेड बाय 3 होगा, A 4 है, a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय नहीं वो जीपी का टर्म का फॉर्मूला है। अच्छा ये 4 से डिवाइड करो 972 बाई 4, कितना आता है 972 बाई 4 243। ठीक है, तो अब कितने का पावर 4 करने से 243 आएगा। तो देखो दो से देखो, दो तो ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2 2 4 2 8 2 16, 3 3 9, 3 3 9 9 9 81। 3 से भी नहीं होगा, 4 से होगा शायद, देखो नहीं 4 से भी नहीं होगा। 7 से देखो तो 7, क्योंकि 5 से पीछे 5 ही आएगा। 5 का जो टेबल है वो पीछे 5 ही आएगा। नहीं तब 3 से जाना चाहिए, 3 से जाएगा। देखो मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले देखना है 3 से डिविजिबल है। अच्छा 3 टू दी, अच्छा তাহলে এটা কি ভুল লিখে দিলাম, a into r to the power n minus 1 t5 है तो ये कितना हो जाएगा a into r to the power 5 minus 1। नहीं ठीक है तो लिखा है मैंने 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर टर्म है इसीलिए गलत हो रहा है। ये 6 हो रहा है ना, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, नहीं ये यहाँ तो गलत है। 3 टू द पावर 6 होगा, ये कितना हो जाएगा फिर 5, तब जाके होगा ना। ये काउंट करके देखो ना, ये थोड़ी ना 5 नंबर टर्म आ रहा है। अब होगा 3 टू दी पावर 5, तब ना होगा। नहीं तो r कितना हो जाएगा 3, 3 टू दी पावर 5 में होता है 2 3 4 5। ठीक है, ये काउंटिंग में गलत हुआ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ नंबर है। लेकिन तुम लोग को ये करना चाहिए क्योंकि तुम लोग एमसीक्यू कर रहे हो, तुम लोग को ये करने का जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन से हो जाता है, क्योंकि वैसे ही 2 घंटा मिलेगा तो फिर टाइम भी तो बचाना है। ठीक है, तुम लोग का 1 घंटा मिलेगा तुम लोग। और वैसे भी जिन लोग का नेगेटिव मार्किंग है जैसे कि सीए फाउंडेशन, तो फिर तुम लोग को तो केयरफुली करना है, जैसे तुम लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
सीए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्क। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी एट 3000 पर मंथ। तो किसी पर्सन को कंपनी में काम में रखा गया है, 3000 पर मंथ उनका सैलरी है, एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ 100 पर ईयर। अच्छा ये मंथ है, लेकिन 3000 जो सैलरी है वो कैसा है, मंथली है, और इंक्रीमेंट कैसे होता है, ईयरली बोल रखा है। फाइंड द टोटल अमाउंट विच इज रिसीविंग 25 ईयर्स एंड मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर। मतलब क्या निकालने बोला है, बोलो तो बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव्स इन 25 ईयर्स। वैसे तो सैलरी मंथली मिलता है, फिर भी हमें पूछ रहा है कि अगर 25 ईयर्स में उनको उनका सैलरी का टोटल करे तो उनको कितना रिसीव होगा, मतलब क्या निकालना है, एस ऑफ एन। टोटल मतलब तो सम होता है ना, तो कितने दिन का सैलरी का सम निकालना है, क्वेश्चन ही तो बोल रहा है 25 ईयर्स। तो एस ऑफ कितना निकालना पड़ेगा, एस ऑफ 25, और लास्ट मंथली सैलरी कितना होगा वो बताना है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बोलो, यहाँ पर अगर ऐसा है सैलरी, मतलब 25, ठीक है, तो पहले साल में कितना मंथ होगा, हर साल में कितना मंथ होगा, 12 मंथ। तो 12 मंथ्स में कितना सैलरी मिलेगा, हर हर मंथ में 3000 करके। फिर मान लो नेक्स्ट ईयर में कितना करके मिलेगा, 100 इंक्रीमेंट बोला है पर मंथ पर ईयर करके, ठीक है। इसके बाद वाले साल में कितना मिलेगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ, ये कैसा सीरीज को बता रहा है, कैसा सीक्वेंस को बता रहा है, एपी या जीपी, जीपी से जीपी में इंटू होने से होता है, बोलो। प्लस हाँ क्योंकि कितना प्लस हो रहा है, कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है, अच्छा कितना 100 और आगे भी कितना आएगा। अगर और एक बार भी लिख लेते हो अपने तसल्ली के लिए लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि 100 है तो फिर वो चेंज तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वो भी 100 रहेगा, ठीक है। अब ऐसे करके हमें बोला है एज 25 का वैल्यू बताओ, ठीक है, क्योंकि 25 ईयर्स तक का हमें वैल्यू बताना है। तो अब याद है कि नहीं, देखने वाला बात ये है कि सम ऑफ जो एपी है वो याद है कि नहीं। तो उसका दो फॉर्मूला सीखा था, n/2 a प्लस एल एक था, और एक एल को डिराइव करोगे तो वो भी लगेगा। अब हम एल लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग n/2 2a वो भी लगा के कर सकते हो। तो 2a लगा के ही करते, क्योंकि लास्ट टर्म तो निकाला नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। तो 2a प्लस ये लगाते हैं, जल्दी होगा, दोनों से ही होगा। n कितना है यहाँ पर 25, ठीक है। और a कितना है बोलो, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना होगा 3000, और n 25 -1, और d कितना है, अभी तो लिखा 100, ये तो दिख रहा है। अच्छा 25/2, 3000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6000, 25 -1 कितना हो गया 24, 24 इंटू 100 2400, 25/2, और ये दोनों का एडिशन कितना होगा 8400, 42 होता है ये, 4200। देखो 25 और ये 42 कितना होगा, 1050 और 20 इतना होगा, 1050 और 20, ठीक है। अच्छा ये हो गया S25। अच्छा लेकिन एक चीज है, यहाँ पर हम लोगों ने सैलरी क्या पूरे साल भर का लिया, नहीं। हम लोग जब कैलकुलेट करे तो कितने टाइम का लिया बोलो तो एक एक महीने का लिया, है ना। 3000 क्या है 1 मंथ का, 3100 भी 1 मंथ का, ठीक है। तो ये 3000 तो और एक बार काउंट नहीं होगा, ये पूरे साल में कितना बार काउंट होगा 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होने के बाद ना फिर चेंज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके जाएगा। तो
हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, 36 से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर अगर एक चीज करोगे तो हो जाएगा। मतलब ये हमारा 1 मंथ का दिख रहा है जो भी आंसर आया, तो इसको हमें क्या करना है? इंटू 12 कर दो, मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 12 लाख। हाँ, इंटू 12 कर लो। हाँ, 12,60,000। ठीक है, ये आ जाएगा तो हो गया हम लोग का ये, क्योंकि ये मंथली काउंट हुआ था ना हम लोग का। 36 से करोगे तो भी होगा, तब ये डिफरेंस तब 100 नहीं रहेगा, ये 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3,100। तो उस केस में डी हम लोग का चेंज होगा, मतलब वैल्यूज चेंज हो जाएगा। बाकी सेम तरीके से तुम लोग करके देख सकते हो, आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें और एक चीज भी पूछा था कि लास्ट मंथली सैलरी कितना होगा। मतलब मुझे क्या निकालना है? लास्ट टर्म निकालने से होगा, लास्ट मंथ का लास्ट टर्म निकालने से होगा, लास्ट ईयर का लास्ट टर्म। मतलब मुझे कितना निकालना पड़ेगा? T25। ठीक है, T25, तभी तो आ जाएगा। লাস্ট ইয়ার का जो স্যালারি वो तो कंटिन्यू चलेगा ना, মানে প্রত্যেক মাসেই তো সমান হবে। আমি যদি T25 এর স্যালারি বের করি তো আমার ওটাই হয়ে যাবে। तो कितना होगा बोलो? इसका फॉर्मूला क्या है? A प्लस N-1 इंटू डी। तो A कितना है? 3,000। ठीक है, N कितना है? 25 -1, D कितना है? 100। तो कितना हो जाएगा? 3,000 प्लस 2400 कितना हो गया? 5400। मतलब जो 25th ईयर है उसमें सैलरी हर मंथ कितना हो रहा है? 5,400। तुम लोग अगर चाहो तो कैलकुलेटर पे देख सकते हो, पहले साल 3,000, फिर 100, फिर 200, ऐसे करके 25 बार चेक करोगे तो कितना आएगा? 5,400 आएगा। 100 ऐड होते 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 25 साल में वो 5,000। अब 5,400 पर मंथ, और मंथली तो इक्वल ही है, उसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस है। जैसे 25th ईयर में 5,400 से स्टार्ट हुआ, तो वो तो 5,400 तक ही 12 मंथ्स तक कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया T5, यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना होगा वो निकाल लिया हम लोग। अच्छा, ये वाला देखो। ए पर्सन बोरोज, बोरोज मतलब उधार लेना, 8,000 एट 2.76% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो ये हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो है इंटरेस्ट देना है 2.76%, बोरोइंग अमाउंट है 8,000, प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हमें जो मतलब इंस्टॉलमेंट पे करना है, वो कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है? ईएमआई है बेसिकली, है ना, मंथली इंस्टॉलमेंट है, 10 मंथली इंस्टॉलमेंट है। इफ इच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रीसीडिंग वन, मतलब अभी इस महीने जो इंस्टॉलमेंट देंगे नेक्स्ट मंथ कितना देना पड़ेगा? डबल। मतलब अगर आज मान लो इस मंथ में 10 रुपए दे, तो नेक्स्ट मंथ में कितना देना पड़ेगा? 20। ठीक है, अब बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या निकालना है? डबल बोला है तो पहले बोलो कौन सा सीक्वेंस या सीरीज में जा रहा है? डबल बोला है तो वो जा रहा है आपका एपी में, जीपी में। क्योंकि जीपी में ही तो गुना होता है ना, इनटू होता है, तो फिर ये जीपी है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म मान ले, यहाँ पर कुछ एक देखो, हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है सपोज ए। ठीक है, कुछ भी मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो, जो मानना है मान सकते हो। तो सेकंड वाला कितना होगा? नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, दो गुना है ना, तो फिर कितना होगा? 2a। डबल बोला है, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ऐसे करके लास्ट वाला कितना होगा? लास्ट वाला हम लोग अभी टर्म के हिसाब से दिखा सकते हैं। लास्ट वाला ये जैसे T1 बोल सकते हैं इसे, तो ये लास्ट वाला कितना बोलेंगे? टी कितना बोलेंगे? कितना सारा इंस्टॉलमेंट देना है? 10। तो T10। ठीक है। अच्छा, अब ये जीपी सीरीज है, ये कंफर्म कर लिया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि अमाउंट मेरा डबल हो रहा है। जीपी सीरीज है जिसमें डबल के वजह से मुझे आर पता चल गया। आर मेरा क्या है? 2 है। ठीक है, एज ईच इंस्टॉलमेंट जो है इज डबल ऑफ प्रीसीडिंग, इज डबल ऑफ प्रीसीडिंग, तो इसीलिए ये मेरा जीपी सीरीज बन गया। अच्छा, अब मुझे क्या निकाल के देना है? बोला है कि
लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट बताओ। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मुझे ए बताना है या फिर T1 बताना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मुझे क्या बताना है, T10 बताना है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो कि ये इंस्टॉलमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। कभी कुछ खरीदे हो ईएमआई में, तो अगर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होता है तो फिर क्या देना पड़ता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अगर एक 10,000 का चीज खरीदे हो 5 बार में दोगे तो कितना करके पे करोगे हर बार। 10,000 का एक चीज खरीदो 5 इंस्टॉलमेंट में दोगे तो कितना दो, 2,000। वो तो हुआ प्रिंसिपल। अगर वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा तो 2-2 हजार करके 5 बार दोगे, काम खत्म। लेकिन वो अगर इंटरेस्ट लेगा तो फिर वो तो इंटरेस्ट उस पर चार्ज करेगा ना। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मुझे पे करना है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि जो मेरा 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, जैसे अभी तुम लोगों ने क्या निकाला, प्रिंसिपल बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो क्या निकला, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ देना है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना करके होगा। तो क्या देना पड़ेगा मुझे, 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस मुझे क्या रीपे करना पड़ेगा, 8,000, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल रीपेमेंट मुझे कितना करना है इस लोन के अगेंस्ट में। मैंने किसी से 8,000 उधार लिया है, तो क्या वो देंगे, वो तो देंगे, उसको क्या बोलते हैं, और इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि वो अगर इंटरेस्ट मांग रहा है तो देंगे, नहीं मांग रहा है तो नहीं देंगे। कितना इंटरेस्ट बोला है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, 8,000 प्रिंसिपल पे हमेशा निकलता है। इसके पहले वाला क्लास में ही हम लोगों ने यही सब पढ़ा। और ये कितने साल का है, ये तो पर एनम है। ये बोला है 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो बोलो कितना लगाओगे, कैसे करके निकालोगे बोलो। बोलो, मैंने इसको इलाबोरेट वे में सिखाया हुआ भी है, अगर तुम लोगों ने ध्यान रखा है तो ही बता सकोगे, या फिर बचपन में भी ऐसे पूछा जाता था, 1-2 में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता। ये इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करने पे ये पर एनम है। देखो हम तो हमेशा ही बताते हैं, लेकिन तुम लोगों से कोई फीडबैक नहीं मिलता है। पर एनम मतलब होता है 12 मंथ्स का, ठीक है। तो ये अगर 12 मंथ्स का है, डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो कितने मंथ का निकलेगा, ये 1 ईयर का नहीं है। 1 मंथ का निकलेगा। डिवाइडेड बाई 12 करने से 1 ईयर कैसे आएगा, ये अगर 12 महीने का है, डिवाइडेड बाई 12 महीना करेंगे तो 1 महीने का निकलेगा। मुझे 10 महीने का चाहिए। हूँ तो समझ में आ रहा है, नेक्स्ट दिन बोलोगे तब ना। हूँ तो मुझे सबको ही करता है, लेकिन जब हम पूछेंगे तो फिर तो नहीं आएगा। कितना आ रहा है देखो, बताओ कैलकुलेट कर। 8,184, ठीक है। तो टोटल रीपेमेंट मतलब ये लोन को जब मुझे रीपे करना है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, लेकिन एक साथ नहीं देना, कितना करके देना है, कैसे देना है। हाँ, तो ये जो टोटल रिपेमेंट है, क्या हम लोग बोल सकते हैं ये एस ऑफ 10 है। मतलब अगर हम हर टर्म का इंस्टॉलमेंट को ऐड कर ले तो मुझे इतना देना है, ठीक है। तो अब मुझे निकाल के क्या देना है इनको, मतलब मुझे अगर 10 यानी कि n मिल गया तो हम T1 T2 ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो S10 का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला लगाओगे, a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। अच्छा, S10 तो पता चल गया कितना है, 8184। अच्छा, ए कितना है, पता है ए कितना है, नहीं, कहा ए तो नहीं पता है हमें। अच्छा, आर पता है, हाँ पता है 2 होगा। अच्छा, एन भी पता है, कितना सारा इंस्टॉल, 10-1 और नीचे r-1 मतलब 2-1। ए पता चलेगा तो T10 निकाल लेंगे ना। तो अब ये कितना हो गया, 8184, 2 टू द पावर 10 होता है 1024 होता है। 1024 -1 कितना हो गया, 1023, और ये 1। अब मल्टीप्लाई करो, 8184 a इंटू 1023। अब a निकाल के बताओ तो कितना होगा, 8124 डिवाइड 8 होता है, ठीक है, डिविजिबल हो गया। a निकल गया, लेकिन मुझे निकालने क्या बोला है, लास्ट टर्म। तो तुम लोग को निकाल के क्या देना है, T10। तो T10 क्या होगा, a इंटू आर टू दी पावर 9, ठीक है। a पता है, r पता है, अब बस कैलकुलेटर पे देखो कितना आता है सॉल्व करके, 2 टू दी पावर 9 इंटू 8।
2 टू दी पावर 9 कितना होगा 1024 डिवाइडेड बाई 2 कर दो 2 टू दी पावर 9 पता चल जाएगा इंटू 8 4096 409 1024 तो हम लोग का 2 टू दी पावर 10 होता है इसको डिवाइड 2 करेंगे तो 1 है इसके आगे वाला टर्म 512 इंटू 8 कर लो या फिर पूरा लिखो अगर नहीं समझ में आता है तो 4096 तो यही पूछा था कि टी 10th नंबर वाला मतलब 10th नंबर वाला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है ठीक है अच्छा एक्सरसाइज 6C बोल रहे 3 numbers आर इन एपी बता ही दिया है एंड देयर सम इज 21 if 1 5 15 are added to them respectively then they form a gp the numbers are मतलब क्या बोल रहा है 3 नंबर एपी में है और उसका टोटल करते हैं तो 21 होता है अगर हर एक नंबर में पहले वाले में 1 दूसरे में 5 और थर्ड वाले में 15 को ऐड करते हैं तो वो नंबर्स जीपी में ट्रांसफर हो जाता है नंबर कौन कौन सा है तो इसमें से ऑप्शन में से देखो कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि एपी में है पहला और उसको टोटल करने से 21 आएगा तो देखो ये सभी में टोटल करने से 21 आएगा क्यों देखो सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है 579757 तो ऐड करने से अगर 21 आएगा तो हम लोग का कितना होगा 21 ही आएगा ना सभी में अब बोल रहा है लेकिन अगर हम लोग पहले में 1 दूसरे में 5 और 15 अब पहले तो देखो कौन सा एपी में है वो तो पहले चेक करें ऑप्शन ए अच्छा देखिए ऑप्शन तो पहले ये चेक करेंगे चलो ऑप्शन ए है तो उसी पे ट्राई करेंगे 5 7 और 9 ठीक है देखो अब एपी बताया है तो प्लस माइनस पे ही चेक करेंगे ना तो ये हो गया ये एपी में है ठीक है अच्छा अब इसका एडिशन करने से भी हम लोग का कितना आ जाएगा कितना बोला था 21 आ रहा है अब अगर इस नंबर्स में क्या क्या ऐड करना है 1 5 15 तो पहले वाले में 1 ऐड करो फिर 5 और उसके बाद 15 तो देखो कितना आता है 6 और ये 12 और ये 9 और 15 24 अब ये जीपी बनना चाहिए यही तो बोला है ना तो वही चेक करेंगे जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही चेक करेंगे जीपी है तो फिर आंसर ऑप्शन ए होगा अब ये सब में इसका मतलब नहीं होगा क्योंकि बाकी एपी में ही नहीं है तो आगे का प्रोसीड्यूर इस पे क्या चेक करें ठीक है The sum of 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 cube plus dot dot plus 1 by 3 to the power n minus 1 ठीक है क्या बोला है the sum of 1 plus 1 by 3 1 by 3 square 1 by 3 cube plus dot dot plus 1 by 3 to the power n minus 1 plus dot dot ऐसे दिया और बोला है ये जो मैंने डेटा लिखा है यहाँ से देख के ही लिखा है इसका सम पूछा है ठीक है तो सम तो निकाल लेंगे लेकिन उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे अब उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा ये एपी में है कि जीपी क्योंकि ये ना मिक्स्ड अप क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बोला नहीं है तो पहले तुम लोग ये डिसाइड करो कि ये एपी में है कि जीपी तब तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे एपी में होगा तो एपी का सम लगाओगे जीपी में होगा तो जीपी का सम वाला फॉर्मूला लगाओगे बोलो अरे क्या देखोगे वो तो बताओ आर या डी स्टार्टिंग से तो बोल रहे आज भी बोला अब इसमें आर एग्जिस्ट कर रहा है या डी वो तो तुम लोग को चेक करना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो आर ही कर रहा है ना देखो ना इधर स्क्वायर है इधर क्यूब है तो फिर मल्टीप्लीकेशन ही तो पॉसिबल है इसमें 1/3 करके देखो इसमें 1/3 करके देखो तो 1/3 इंटू 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 इंटू करेंगे तो 1/3 स्क्वायर इंटू 1/3 तो 1/3 क्यूब नहीं होता है तो ये तो पता चल गया ये क्या है जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है ए सब ये क्या है अच्छा ये इधर भी ना डॉट डॉट है तो ये कैसा सीरीज है ये इधर भी डॉट डॉट होगा वो दिया नहीं है वहां पर बिकॉज मुझे पता है आंसर उसी बेसिस पे है तो ये क्वेश्चन को तुम लोग ठीक कर लेना ये इधर भी डॉट डॉट है इधर डॉट डॉट होने का मतलब इनफाइनाइट सीरीज ठीक है ये चलता जा रहा है
तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था जब मैंने इनफाइनाइट सीरीज बोला कि या तो क्वेश्चन पढ़ के समझोगे या फिर वो देने का तरीका देख के समझना। तो a कितना 1/, वैसे यहाँ जो दिया हुआ है वो देख के कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये इनफाइनाइट सीरीज का है, लेकिन हम बोल रहे हैं इसको ठीक करो, यहाँ डॉट डॉट जाएगा। 1 r कितना है अभी तो निकाला इतना सारा r, 2/3, तो कितना हो जाएगा 3/2, 1.5 भी कर सकते, 3/2 मतलब ये वाला ऑप्शन भी पॉइंट में निकाल भी सकते हैं, लेकिन आंसर हमें ऐसे दिया हुआ है तो इससे मैच हो गया 3/2। सी वाला, अच्छा बी लिख दिया मैंने 1 और ये 2, ठीक है, ये 2 होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखो, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 + 2/3 + 4/9 इज, ये तो बता ही दिया है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट जीपी में ही होता है, एपी में होता ही नहीं है, फिर भी अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, बाकी तो कंफर्म है ना। 1 + 1/2 + 4/9 + डॉट डॉट, अब बता दिया इनफाइनाइट, चेक करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आर तो मुझे चाहिए तो चेक कर ही लेते हैं, आर तो मुझे चाहिए ना, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करने से आर होगा। अब 1/2 में फिर 1/2 से ही जाएंगे तो कितना आ रहा है, आ तो नहीं रहा, 4/9, ओ 2/3 है, सॉरी 2/3 है, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्वेश्चन गलत लिख दिया, कितना होगा 2/3। अब इसमें 2/3 करेंगे तो देखो हो रहा है, ठीक है, होना तो चाहिए, हो रहा है 2/3 × 2/3 मतलब 4/9। एस क्या निकालना है, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा निकाल के बताओ मुझे। कितना आ रहा है बताओ। 3 होगा, ठीक है, सॉल्व करने से आ रहा है 3, तो आंसर 3 हो जाएगा, तो 3 का आंसर 3 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हुआ 3 नहीं आ रहा है, तो 3 तो आएगा। जब जीपी बोला है ना, सॉरी इनफाइनाइट बोला है तो जीपी ही सीरीज है, एपी है ही नहीं इसमें, वो चेक करने का जरूरत नहीं, फिर भी आर तो निकालना पड़ेगा, तो आर निकाल लिया हम लोगों ने। अब थर्ड नंबर पे देखो, ओ सॉरी थर्ड ही तो किया, फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर में बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 5/3, पहला 2 टर्म का टोटल बोल रहा है 5/3 एंड सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3, लेकिन अगर ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक चले तो उसका सम होता है 3, द कॉमन रेशियो, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब क्या बोला है बोले तो, बोलो S2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब S2, S2 कितना बोला है 5/3, ठीक है, पहले ये लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब ये होता है, ठीक है 5/3, अच्छा और क्या बोला है सम टू इंफिनिटी इज मतलब एस ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये कितना बोला है 3, ये भी क्वेश्चन मुझे दे दिया है 3, पूछा है कॉमन रेशियो बताओ, मतलब क्या पूछ रहा है आर, ठीक है। अब ये एस इंफिनिटी का फॉर्मूला तो पता है, बोलो क्या होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यहाँ 3 लिख लिया, 1 है आर, लेकिन a मिलेगा तब ना जाके आर निकलेगा, यहाँ अगर एटलीस्ट a मिल जाए तब तो सॉल्व हो जाएगा। अब a निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलो S2 का मतलब क्या होता है T1 + T2, ठीक है। अच्छा अब T1 मतलब क्या होता है A, T1 का और एक नाम क्या है A, और T2 को भी A में ट्रांसफर करो, क्योंकि देखो ना यहाँ A पुट करोगे तो आंसर निकल जाएगा, तब ना A ढूंढ रहे हैं, तो T2 कितना होगा A × R⁻n−1 होता है फॉर्मूला, यानी AR होगा, ठीक है। A कॉमन ले लो, 1 + R कितना हो गया 5/3, ठीक है। अब यहां से A कितना निकालोगे 5/3 इंटू 1/1 + R, ठीक है। अब देखो एक चीज कर सकते हो, सॉल्व तो हम कर देंगे लेकिन जरूरी नहीं है, देखो R का वैल्यू क्या क्या बोला है
1/3, 2/3, -2/3, ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। 1/3, 2/3, ऑप्शन से काम चल जाएगा, और -2/3, ठीक है, ऑप्शन से काम हो जाएगा। और अगर ये तीनों में से कुछ ना हुआ तो नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं कि कौन से वैल्यू से हमारा आंसर आता है। तो देखो, अगर हम लोग ए ऑप्शन पुट करते हैं तो मेरा आर कितना है, ए ऑप्शन के हिसाब से 1/3, तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना, 5/4 आ जाएगा। देखो, थोड़ा ओरली कर पाओगे तभी ऑप्शन से जल्दी होता है, अगर सारा चीज को लिख लिख के करेंगे तो फिर ऑप्शन भी बोरिंग हो जाएगा। 5/4। अब यहाँ 5/4 को पुट करते हैं और आर की जगह क्या पुट करेंगे? ऑप्शन ए जो है 5/4, और यहाँ पर 1 - 1/3, अगर 3 आ गया तो ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। तो ये कितना नहीं, ये तो 3 आने से रहा, इम्पॉसिबल है, 3 नहीं आएगा। तो अब किससे चेक करोगे? सेकेंड वाले ऑप्शन से, 2/3। तो 5/3 इंटू 1, 1 + 2/3, तो ये कितना आएगा? 5/3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 3 + 2 मतलब 5, ये कितना आ गया? 1, ठीक है। अब यहाँ पुट करके देखे 1 से आंसर होता है कि नहीं। अगर यहाँ तक हुआ था मेरा, ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे, मेरा आंसर 3 आना चाहिए। तो ए कितना है? 1। आर कितना है वो निकालना पड़ेगा, अगर मेरा ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ कितना पुट करने से 3 आना चाहिए? अभी आर का वैल्यू जो मैंने लिया हुआ है 2/3, 1/3 आ रहा है। देखो, 1 × 3/1, 3 आ रहा है। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। ये ऑप्शन से चेक हो जाएगा। इसको सॉल्व करने जाओगे तो काफी बड़ा होगा। सॉल्व कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा। लेकिन एमसीक्यू के पर्पस में ये सब जरूरी नहीं होता है। इससे अगर हम लोग ऑप्शन से देखेंगे तो काफी जल्दी होगा। ठीक है। जैसा जो एग्जाम का मोड है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना। टाइम तो तुम्हें 3 घंटा देगा नहीं कि लिख के करना है। अप्लाई करके करते हैं। तो ये हम लोग का आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम लोग को ट्राई करके, मतलब ट्रायल जो मेथड होता है उससे चेक करके देखना पड़ेगा कि ऑप्शन बी से मेरा जो है आंसर 3 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी से आंसर होगा। बाकी तुम लोग अगर सॉल्व करोगे तो क्या कर सकते हो? देखो, हम लोगों ने यहाँ तक किया था इस चीज को, और ये हम लोगों ने ये यहाँ तक किया हुआ है, ठीक है। अब एक काम करते, इसके आगे 3 लिख देते तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अब ये जो a × 1 + r = 5/3 है, तो तुम लोग a के जगह क्या लिख सकते हो पता है? a के जगह ऐसे लिख सकते हो, 5/3 × 1 / 1 + r। अब ये a के जगह ये पुट करोगे तो फिर सॉल्व हो जाएगा। दिखा देते हैं। 3 = a / 1 - r आया था, ठीक है। अब करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम दिखा देते। a है 5/2, सॉरी 5/3 इंटू 1 / 1 + r, ठीक है। मुझे याद रख के बताओ तो थोड़ा, कितना है? a = 5/3 इंटू 1 / 1 r, 1 - r, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया ऊपर 5 और ये नीचे 3 × 1 + r, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे हो जाएगा 1 / 1 - r, ये इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, रिवर्स हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 5/3, और a + b × a - b मतलब 1 - r², इधर 3 है, इंटू 1 - r², ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 3 इंटू इधर लेके आ जाते हैं, जो डिजिट है ये 5/3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3/5, 1 / 1 - r²। अब ये कितना हो गया? 9/5। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये हो गया 5, 9 - 9r² = 5। तो ये 9 इधर ट्रांसफर करते हैं, कितना हो जाएगा? -4। दोनों साइड से माइनस माइनस हटाओ, r = कितना? 2/3। तो हम लोग का मतलब ये ±2/3 होगा। हम लोग का आंसर भी कितना है? 2/3। अब प्लस से होगा कि माइनस, वो भी हमें फिर ट्रायल करके ही देखना पड़ेगा। वैसे आर का आंसर क्या आ रहा है? ±2/3। अब फिर से चेक करना पड़ेगा कि प्लस में +2/3 से होगा कि -2/3 से होगा, जो कि अगर हम लोग ऑप्शन देख के करें तो हमें कंफर्म हो जाता है +2/3 से होगा कि -2/3 से होगा। हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया ना,
-2/3 से भी हो सकता है, शायद इसका 2 आंसर हो, क्योंकि मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जिसका 2 आंसर है। ये -2/3 से होगा क्या? चलो चेक करके देखते हैं। पहला टर्म फिर कितना हो जाएगा? अगर मेरा r +2/3 है, उससे तो कंफर्म हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा r -2/3 आ रहा है और a कितना आया, फिर a इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अगर मेरा r, हम ये बोल रहे हैं अगर मेरा r -2/3 है तो a कितना आएगा? ये देखो कितना आएगा, 3 और 2, 5/3, ठीक है। तो a हो जाएगा 3 इंटू 5/3, तो a कितना हो गया? 5। तो पहला टर्म 5, अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? -2/3, तो सेकेंड टर्म कितना आएगा? -10/3, ठीक है। ये आ जाएगा। हम लोग को आंसर क्या दिया हुआ है? बोला है कि दो टर्म का एडिशन 5/3 होना चाहिए। अच्छा देखो तो 5 - 10/3 का एडिशन 5/3 होता है कि नहीं? हाँ होता है, ठीक है। इसका मतलब और एक बार चेक कर लेते हैं कि ये तो इनफाइनाइट टर्म तक तो हम लोग कर नहीं सकते, मतलब इसका 2 आंसर है। इसका मतलब इसका 2 आंसर है। अगर हम लोग चेक करेंगे ना, ऑप्शन बी भी है, उसके साथ ऑप्शन सी भी लिखा हुआ होगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, ठीक है। ये बाई चांस दिया है, मतलब इसमें मेरा आंसर क्या होगा? बी कॉमा सी दोनों ही होगा, क्योंकि -2/3 से भी सेटिस्फाई हो रहा है और 2/3 से भी क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। वैसे एग्जाम में इतना नहीं होगा, किसी एक से ही काम चल जाएगा। 5th नंबर में देखो बोल रहा है इफ पी क्यू एंड आर आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, देन x to the power q minus r, y to the power r minus p, z to the power p minus q is equal to, ठीक है। थोड़ा ये डिफिकल्ट है बोल सकते हैं, मतलब ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है। अगर पी क्यू आर एपी में है ये बोला है, और एक पॉइंट बोला है एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो कि एपी में होने से 3 नंबर अगर एपी में है, एपी में क्या एग्जिस्ट करता है? डी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसमें क्या एग्जिस्ट करता है? आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर ये डी से हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या हम बोल सकते हैं? डी का मतलब एनी टर्म माइनस मतलब पी, ठीक है। और एक तरीके से डी निकालो, ये 3 से 2 बार डी निकल सकता है। एनी टर्म मैंने क्या लिया? क्यू। अगर हम पी लेंगे तो क्या मुझे डी मिलेगा? एनी टर्म के फॉर्मूले में पी लेंगे तो डी मिलेगा नहीं, क्योंकि पी के आगे तो कोई टर्म है नहीं। तो क्यू माइनस पी हो सकता है। और एक क्या हो सकता है? दोनों से ही डी निकलेगा, ये दोनों इसका मतलब इक्वल है। अच्छा, सेम चीज यहां पर अप्लाई करो। तो एनी टर्म प्रीवियस टर्म, देखो एक्स लेके नहीं कर सकते क्योंकि एक्स के आगे कोई टर्म नहीं, ये आर होगा, और एक बार आर निकलेगा z/y, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक रिलेशन मिलेगा y² इक्वल टू एक्स जेड, और यहां से क्या निकलेगा? ये q इधर आ जाएगा, 2q p प्लस r। अब इतना क्यों लिख रहे हैं बताते हैं। ये इतना इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें पूछा क्या है? पूछा है x टू द पावर q माइनस r। हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन में? x टू द पावर q माइनस r इंटू एक्स टू द पावर, नहीं, y टू द पावर r माइनस p। अच्छा, y टू द पावर r माइनस p इंटू फिर z होगा, इसका मतलब इसके बाद z टू द पावर p माइनस q कितना होगा, ये हम लोग को पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालोगे? तो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको एक बार, ठीक है, क्लियरली, क्योंकि वहां तो काफी जगह कम हो रहा है, नहीं कर पाएंगे। y टू दी पावर r माइनस पी और z टू दी पावर p माइनस क्यू, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास। एक बार ऑप्शन देखेंगे कि आंसर किस फॉर्मेट में। तो देखो आंसर ना या तो 0 है, मतलब डिजिट में है, या तो 0 है, या तो -1, या तो 1, या तो नन ऑफ दिस। मतलब अगर नन ऑफ दिस को एक बार इग्नोर करते तो आंसर मेरा डिजिट में आना चाहिए, ठीक है। अब ये डिजिट में कैसे आ सकता है? तो x टू दी पावर q माइनस r है। तो मुझे एक चीज बोलो कि q माइनस r का वैल्यू किससे बराबर है? ये देखो, अगर यहां से देखोगे तो q माइनस r इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग? p माइनस q हो जाएगा, उल्टा होगा ना, ये r माइनस q है।
अगर मुझे r माइनस क्यू को q माइनस आर में लिखना है, इसको हम थोड़ा ट्रांसफर कर लेंगे ना मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम इसको ऐसे माइनस लेंगे, इधर p माइनस क्यू कर देंगे, तो इधर माइनस लेंगे तो ये q माइनस आर हो जाएगा। ये हमें देख के थोड़ा समझ ले तो फिर हमें करने में आसानी होता है। तो q माइनस आर कितना हो गया, p माइनस क्यू। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे p माइनस क्यू, ठीक है। अब y टू दी पावर r माइनस p, इसको हम ऐसे ही रख रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। और z टू दी पावर p माइनस क्यू, इसको भी मैंने ऐसे ही रख दिया। अच्छा, अब देखो दो पावर सेम दिख रहा है तुम लोग को, x का पावर और z का पावर दोनों क्या है, सेम है। तो अगर a टू दी पावर x इंटू b टू दी पावर x है तो इसको क्या लिखते हैं, बोलो, पता है ये, होल टू दी पावर x लिखते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कभी नहीं किया, टू टू दी पावर थ्री और यहाँ पर मान लो थ्री टू दी पावर थ्री, तो फिर क्या होता है, टू इंटू थ्री होल टू दी पावर थ्री। ये तो इंडिसेस करवा चुके हैं हम, ठीक है। और वैसे भी ये चीज तो नॉर्मल है, जो भी हो, ठीक है। अब ये x टू दी पावर फिर कितना लिखेंगे, सॉरी x इंटू जेड टू दी पावर कितना लिखेंगे, p माइनस क्यू। यहाँ x और z की जगह a b है। अच्छा, y जैसा है वैसा रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, y टू दी पावर r माइनस पी। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स जेड का वैल्यू कितना है, देखो इधर देखो, वाई स्क्वायर। क्योंकि देखो अगर हम सभी का बेस इक्वल करेंगे तभी ना मुझे डिजिट में आंसर आएगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग चीज रहेगा तो फिर डिजिट में आंसर कैसे आएगा, या तो सभी एक्स बन जाए, या तो सभी मल्टीप्लाइड वाई हो जाए, या तो सभी जेड हो जाए। तो हम कोशिश करें किसी एक तरीके में लेके जाने का। तो एक्स जेड की जगह क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर टू दी पावर जो है वो तो अपना रहेगा ही, और इधर वाई टू दी पावर आर माइनस पी। मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा बोल बोल के हम लोगों ने इंडिसेस किया था, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो y टू दी पावर कितना होगा, 2p माइनस 2q, मल्टीप्लाई होता है। ये देखो 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 6 होता है। y टू दी पावर r माइनस p। अब बेस बराबर है तो फिर पावर क्या हो जाता है, ऐड, ठीक है। तो y टू दी पावर 2p माइनस 2q प्लस r माइनस p, तो कितना आंसर होगा, 2p माइनस p कितना हो जाएगा, p। और यहाँ भी फिर सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेंगे, -2q प्लस r, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर q इक्वल टू बोला है p प्लस, यहाँ पुट करने से आंसर आएगा। रुको, ये ना जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पर दिखेगा नहीं तुम लोग। अच्छा, लास्ट मैंने क्या कितना तक लिखा है वहां तक पहले एक बार लिखते हैं। y टू दी पावर मैंने कितना लिखा है, p, ये कितना हो जाएगा, p माइनस 2q प्लस r होगा, तो हम उसको नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। एक बार मुझे बताओ y टू दी पावर कितना होगा, -2q प्लस r, ठीक है। अब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखो क्या क्या सब्सटीट्यूट कर सकते, चेक करो ना क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर p को सब्सटीट्यूट करते तो p का मतलब क्या होगा, या फिर 2q को ही कर दो ना, 2q दिख रहा है, 2q का वैल्यू कितना है, चलो इसको एक बार करके देखते हैं ना क्या आता है। तो p को p रखो, 2q के जगह कितना आ रहा है, p प्लस r, ठीक है। अब एक r है, मतलब मैंने क्या किया, फिर से ऐसा किया कि p और r बचा, q हट गया, ठीक है। अब कुछ हो रहा है क्या देखते हैं, -r प्लस r, तो कितना हो जाएगा, समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो ये रटने वाला चीज नहीं है कि ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, ये सबको y में ट्रांसफर किया, तुम लोग के दिमाग में आए तो तुम लोग सबको x में भी ट्रांसफर कर सकते हो। सब्सटीट्यूट करते हुए जाना है तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर है। वैसे एमसीक्यू के पैटर्न में देखा जाए तो काफी बड़ा है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए टाइम कंज्यूमिंग, फिर भी आ सकता है। तो ये ऐसे ही सब्सटीट्यूट करना है जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है तुम लोग ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट करो कि सारा y हो जाए या फिर सारा डिजिट जो है z हो जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है मुझे लगता है रेशियो में एक तो हम लोगों ने किया हुआ है, और प्रोपोर्शन में भी शायद था इस तरीके का पावर वाला, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, अगर 3 नंबर का जो सम है जो जीपी में है वो है 70, इफ द टू एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है, बोलो, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन में पड़े हुए हो, एक्सट्रीम मतलब
अच्छा एक्सट्रीम अगर प्रोपोर्शन अगर याद नहीं है तो एक्सट्रीम का इंग्लिश का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम मतलब ज्यादा टू एक्सट्रीम मतलब स्पीड दोनों एकदम एंड वाला ठीक है, उसको मैथ्स में एक्सट्रीम्स बोलते हैं। इफ द टू एक्सट्रीम्स, याद नहीं है तुम लोग का प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम टर्म्स था, कॉपी देखोगे तो लिखा हो, अगर लिखे हो मैंने जो लिखवाया तो जरूर होगा। इफ द टू एक्सट्रीम्स बाई मल्टीप्लाइड ईच बाई फोर, वो बाई नहीं होगा, टू एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड ईच बाई फोर एंड द मीन बाई 5, द प्रोडक्ट आर इन एपी, द नंबर्स आर, ठीक है। तो क्या बोला है, 3 नंबर जो जीपी में उसका सम है 70, तो बोला है कि अगर हम लोग दो एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाइड करते हैं, हर एक टर्म्स को 4 से, एंड मीन मतलब होता है, ये भी मीन प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, अब अगर याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मीन मतलब होता है मिडिल वाला, मिडिल टर्म, इसका अलग फॉर्मूला भी बताया था। मतलब मुझे तो क्या बोलूं, मतलब तुम लोग का जो आंसर देने का हालत है ना, हम सोचते फिर इतना पढ़ाने का ही क्या जरूरत है। चलो मेरा ड्यूटी तो हम करेंगे, तुम लोग करो या ना करो। द प्रोडक्ट आर इन एपी, अगर हम लोग ये अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एपी, द नंबर्स आर, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं, देखो हम लोग ऑप्शन से ट्राई करेंगे, 12, 18 और 40। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जीपी में है कि नहीं, क्योंकि पहले तो जीपी में होना चाहिए, तभी तो आगे का क्राइटेरिया चेक करेंगे, क्योंकि वही तो बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स, तो ये 3 नंबर्स का ही तो आंसर है। क्या ये जीपी में है? नहीं है, क्योंकि 12 में कितना मल्टीप्लाई करने से 18 होगा, आई थिंक 1.5 करने से 18 होता है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे मैंने कैसे निकाल लिया, तो आर तो सिखा रखा है तुम लोग को, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, अब अप्लाई करना तुम लोग का ड्यूटी है। तो ये 1.5 करने से 40 नहीं होता है, ठीक है, तो ये जीपी में नहीं है। अच्छा बी ऑप्शन में चलो, 10, 20, 40, क्या ये जीपी में है? मुझे लगता है ये जीपी में है, ठीक है। अब अगर है तो बाकी क्राइटेरिया इस पे चेक करो, बोल रहा है इसका सम 70 होगा, तो देखो क्या ये 70 होता है, होगा, ठीक है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल। अब बोल रहा है इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स बाई एक्सट्रीम टर्म्स मल्टीप्लाइड ईच बाई 4, अच्छा तो ये 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, और 40 को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4। क्वेश्चन बोल रहा है मीन मतलब मिडिल वाला, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो 20 इंटू 5 कितना आ रहा है, अब देखो 40, 100 और ये 160। तो ऐसे करने के बाद बोल रहा है कि ये एपी में बन जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं होगा, ये ना थोड़ा लिखा उल्टा सीधा कर दे, प्रोडक्ट आर इन एपी नहीं होगा, तो सीरीज आर इन एपी होगा, ठीक है। प्रोडक्ट आर इन एपी बोल के तो कुछ नहीं होता है ना, प्रोडक्ट मतलब तो मल्टीप्लीकेशन का, ये फिर एपी में ट्रांसफर होगा। क्या हो रहा है चेक करो, इसमें कितना ऐड करने से 100 होता है, 60, क्या इसमें 100, हाँ हो रहा है, तो ये एपी में हो रहा है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब ये सी पे भी है, ठीक है, देखो सी में 40, 20, 10 है, इसका दो आंसर है, 40, 20 और 10, क्या ये जीपी में है? हाँ है, इनटू कितना करेंगे, 1/10, नहीं कितना करने से 40 होगा, 10, 20, 20, ठीक है। एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म करोगे तो हो जाएगा ना, 20/40 तो कितना होता है, 1/2 होगा शायद। 1/2 मल्टीप्लाई करने से तभी तो 20 आएगा। अच्छा अब इसमें कितना, 1/2 होना चाहिए, 10 आ रहा है, तो जीपी बन गया पहला, ठीक है। अब सबका टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए, 17 वो आएगा, ठीक है। अब एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, तो 40 इंटू 4, और मिडिल वाले को मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है, तो ये एपी बनना चाहिए ये होने के बाद, तो ये कितना हो जाएगा, 160। तो ये माइनस, और ये -60 हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। वैसे एग्जाम में दो आंसर वाला क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि वहां तो तुम लोग को ओएमआर शीट को फिलअप करना है ना, तो वहां दो आंसर देने का थोड़ी ना कोई चांसेस रहता है, वहां तो बस ऐसे सर्कल रहेगा, उसके अंदर पेंसिल से तुम लोग को फिलअप करना है कौन सा आंसर होगा।
सेवेंथ नंबर बोला है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 15, 1, 4, 19 भी एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली द रिजल्ट आर इन जीपी। ऐसे थोड़ी देर पहले किया, बोल रहा है कि तीन नंबर अगर एपी में है उसका टोटल 15 है, सभी नंबर में पहले में 1, दूसरे में 4, तीसरे में 19 ऐड करने से रिजल्ट जीपी में होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर एपी में है। चेक करो, पहला ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा मुझे इतना, अच्छा हो भी सकता है, ये पहला ऑप्शन है, इस पे चेक करते हैं एपी है कि नहीं। तो 26 में कितना माइनस करने से 5 होगा, 21। और 5 में क्या 21 माइनस करने से 16 होता है, चेक करके देखो, होगा शायद, 1 है तो 16 आएगा। हो रहा है, 5 माइनस 21, ठीक है। तो एपी तो हो गया, अब बोल रहे 1, 4, 19 ऐड करना है, चलो करके देखते हैं। 1 ऐड इसमें, 4 नेक्स्ट वाले में और 19 उसके बाद वाले में, ठीक है। तो फिर 26 में 1 ऐड करने से 7, 5 में 4 ऐड करने से 9 और 16 और 19 कितना 3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या देखना है, बोल रहा है कि ये करने के बाद, अच्छा ये जीपी बनना चाहिए, जीपी बन रहा है 27 इंटू 1/3, तभी ना 19, और 9 में अगर 1/3 लगाएंगे तो 3 हो रहा है। हाँ, ऑप्शन ए से आंसर, इसका भी ना दो आंसर है, चलो नेक्स्ट वाला भी चेक करवाते हैं। बी, बी ऑप्शन देखो क्या है, 258। तो पहले चेक करते हैं ये एपी में है कि नहीं, पहले तो एपी देखना पड़ेगा, है 3, 3 लगाने से होता है। अब पहले वाले में 1, सेकेंड वाले में 4 एंड थर्ड वाले में 19 ऐड करना है, करो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और ये 9, 8 प्लस 19 मतलब 27 होगा। 20 होने से 8 होता है, एक कम कर देंगे 27 होगा। अब ये जीपी में जाना चाहिए, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो ऑप्शन बी भी हुआ, तो इसका आंसर ए एंड बी। अच्छा सी क्या नहीं है, सी नहीं है मुझे पता है तो हम बोल रहे हैं, लेकिन बाकी तुम लोग चेक करके देख लो, ये देखो सी नहीं है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एपी है कि नहीं, हम यहीं पर चेक करवा देते, देखो तो ये एपी है। 5 माइनस 5 प्लस 3 करेंगे कितना होगा 8, 8 में प्लस 3 करने से कभी 2 होगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हम लोग का वैसे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 8th नंबर बोल रहा है गिवन एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर एन, नहीं क्यू जेड टू द पावर सिग्मा, ठीक है सिग्मा है, देन 1 बाई पी 1 बाई क्यू, नहीं डेल्टा नहीं सिग्मा है, 1 बाई सिग्मा आर इन एपी जीपी बोथ एपी एंड जीपी। अच्छा, एक्स वाई जेड जीपी में है, तो अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो बोलो तो क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले तो सिखाया, अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो y माइनस, नहीं जीपी में है तो क्या होगा y बाई एक्स इक्वल टू z बाई वाई, यानी कि r, ये दोनों ही हमें क्या डिनोट कर रहा है r। और इसके साथ क्या बोला है, x टू द पावर p इक्वल है y टू द पावर q इक्वल है z टू द पावर सिग्मा के साथ, ठीक है। ये एक हमें बता रखा है, और पूछा क्या है, बोल रहा है 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई सिग्मा आर, अगर 1 बाई पी कॉमा 1 बाई क्यू कॉमा 1 बाई सिग्मा, बोल रहा है ये तीन जो नंबर्स है भले ही डिजिट्स में ना हो, क्या ये एपी में है जीपी में है या एपी जीपी दोनों में ही है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, इसका मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स जेड, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम लोग को याद है तो हम लोग क्या मानते थे, के कांस्टेंट वैल्यू, मतलब x टू द पावर p का वैल्यू भी जो है y टू द पावर q का भी वही है, z टू द पावर सिग्मा का भी वही है। k मानो 2 मानो 3 मानो बात बराबर है, ठीक है, जो भी मानोगे, लेकिन k मानने से क्वेश्चन आसान होता है। तो x टू द पावर p अगर k है तो x इक्वल टू कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने बोला था, हाँ पावर चेंज होता है 1 बाई p होगा। y टू द पावर q अगर k है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई q, और z टू द पावर सिग्मा भी अगर k है तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई सिग्मा। इससे क्या हुआ देखो, मुझे 1 बाई p 1 बाई q 1 बाई सिग्मा का जो है हिंट्स तो मिल रहा है। अब हम लोग किस पे पुट करेंगे पता है, इस पे पुट करेंगे, इस रिलेशन पे पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो y इक्वल टू है रूट ओवर ऑफ एक्स जेड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो तो कितना आएगा, y स्क्वेयर इक्वल टू
एक्स जेड हो जाएगा, क्योंकि रूट ये जो है ये हाफ हाफ इंटू टू दी पावर टू, तो कितना हो जाएगा 1 वाई स्क्वायर। अब वाई का वैल्यू कितना है के टू दी पावर 1 बाई क्यू का होल स्क्वायर। एक्स कितना है के टू दी पावर 1 बाई पी। जेड कितना है के टू दी पावर 1 बाई सिग्मा। अब ये क्या होगा मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होता है। ये बात इंडिसेस में बोला मैंने, लॉगरिदम में बोला, ठीक है। अब ये ऐड होगा, सेम पावर है तो सेम बेस है तो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में ऐड होता है। अब k टू दी पावर दिस वन एंड दिस वन, तो k हटा दो तो 2 बाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई पी प्लस 1 बाई सिग्मा। अब ये 1 बाई पी प्लस 1 बाई सिग्मा। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये 2 बाई क्यू को ऐसे लिख सकते हो 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई क्यू, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं 2 बाई क्यू को 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई क्यू, तो 1 बाई पी प्लस 1 बाई सिग्मा। अब ये रिलेशन किसको डिफाइन कर रहा है एपी को कि जीपी को? एपी को। एपी को कर रहा है, क्यों? क्योंकि एपी में क्या होता है अगर ए बी सी, क्योंकि मेन तो 3 ही डिजिट है, ए बी सी होता है तो बी माइनस ए इक्वल टू क्या होता है सी माइनस बी। अभी अभी एक क्वेश्चन में देखा ना, ये बी इधर आ जाएगा तो 2b, ठीक है। तो ये 2b वाला कंसेप्ट तो एपी में ही आता है ए प्लस सी, तो वही बी के जगह है 2 बाई क्यू 1 बाई डिजिट में है। तो ये रिलेशन, या फिर तुम लोग ऐसे करो ना 1 बाई क्यू माइनस कितना लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो अपने समझने के लिए 1 बाई पी, और इधर 1 बाई सिग्मा माइनस 1 बाई क्यू। अगर 1 बाय हमें क्या बोला है 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई सिग्मा एपी में है कि जीपी में है कि दोनों में है? देखो दोनों में तो नहीं होगा, या तो एपी में होगा या तो जीपी। तो अगर ये एपी में है तो क्या होगा दिस वन माइनस दिस वन एंड दिस वन माइनस दिस वन, मतलब इसके साथ ये माइनस होगा ना, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म नहीं हो रहा है। अब वो तो खुद को देखना पड़ेगा ना कि अरेंज करके देखो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर ये एपी में होगा तो ये एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म मतलब क्या मिडिल वाला माइनस पहला वाला, और थर्ड वाला। अगर ये एबीसीडी होता तो जो होता उसकी जगह 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई सिग्मा है, तो उसी के हिसाब से चलेगी। ये ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, एपी में है ए। इसमें काफी सारा क्वेश्चन है, 30 तक है, 30 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, और बाकी हम लोग का एक्सरसाइज आज में शायद मैंने 2 क्वेश्चन बाकी रखा है, और एक पहले के एक्सरसाइज में जीपी वाला था, वो चाहो तो तुम लोग खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। फिर ये हम लोग वेडनेसडे वाले क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, bye। बाय मैम।